हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बताओ, देखिए शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं अपने? सीकर एक कैसा ठिकाना था? झुंझुनू में कितने पाने थे? नाम बताओ देखिए। नवलगढ़, मंडावा, डूंडुलो, बिसाऊ और मलसीस। और सीकर के कौन से सामंत ने टैक्स बढ़ाए? कब बढ़ाए? किसने आंदोलन शुरू किया? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कौन से किसानों ने? जाट किसानों। तो रामनारायण चौधरी के सीकर प्रवेश पर और कौन सा अखबार बैन कर दिया? तो कौन से हाउस में ये बात उठाई गई और किसने उठाई? तो कौन से अखबार में न्यूज आई? भरतपुर से कौन नेता है? ठाकुर देशराज। जाट क्षत्रिय महासभा कब बनाई गई? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? जाट प्रजापति महायज्ञ कब बुलाया गया? 20 जनवरी 1934। कौन से त्योहार के दिन? उसके पुरोहित जी कौन थे? उसके यज्ञमान कौन थे? किसानों के साथ समझौता कब किया गया? 15 मार्च 1935। किस किसने करवाया? सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह ने। कटराथल सम्मेलन कब हुआ? कितनी हजार महिलाओं ने भाग लिया? सीहोट के सामंत कौन थे? कहां पे दुर्व्यवहार किया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी और मुख्य वक्ता कौन थे? कूतन हत्याकांड कब हुआ? किसके कहने पे टैक्स देने से मना किया था? किसने फायरिंग की थी? कौन कौन किसान शहीद हुए थे? टीकू राम, तुलसाराम और कौन से हाउस में इसकी चर्चा की गई? राजस्थान का पहला किसान हत्याकांड जिसमें हत्यारों को सजा मिली। जयसिंहपुर हत्याकांड कब हुआ था? अमर सेवा समिति वह पहला संगठन था जिसने शेखावाटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। किसने स्थापना की? कौन से आंदोलन में भाग लिया? इसलिए इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। शेखावाटी जकात आंदोलन किसने चलाया था? नरोत्तम लाल जोशी। विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह। किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ था? हनुमानपुरा में। कब हुआ था? भरतपुर किसान आंदोलन कब शुरू किया गया? 1931। उसके नेता कौन थे? लंबरदार भोज। लिखो किसान आंदोलन के कारण। कल छुड़वाई थी 2-3 बातें। एक कारण तो यह था कि अंग्रेजों का जब संरक्षण मिल गया था, ब्रिटिश प्रोडक्शन मिल गया था, तो राजा को पता था कि जब तक मैं अंग्रेजों के साथ हूं मुझे कोई भी हटाएगा। पहले हमेशा राजा को लगता था कि यार यदि मैंने पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया तो पब्लिक विद्रोह कर सकती है मेरे खिलाफ। अब यदि पब्लिक विद्रोह भी कर देती है तो कौन दबाएंगे? अंग्रेज। मैं अंग्रेजों को टैक्स देता हूं तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी है मेरे खिलाफ विद्रोह होता है तो उसको दबाया जाए। तो राजा ने प्रजा का ध्यान रखना क्या कर दिया था? बंद। लिखो। अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश प्रोडक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश प्रोडक्शन, राजाओं ने प्रजा का ध्यान रखना बंद कर दिया था। किंग्स डोंट पे अटेंशन, डिडंट पे अटेंशन टू पब्लिक। राजाओं ने प्रजा का ध्यान रखना बंद कर दिया था। किंग्स डिडंट पे अटेंशन टू पब्लिक। राजाओं ने प्रजा का ध्यान रखना बंद कर दिया था। प्रजा का ध्यान रखना क्या कर दिया था? जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक अपनी मशीनरी जो भी काम कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपनी थी। और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में यह माना जाता था कि राजा और प्रजा के बीच का संबंध कैसा है कि पिता और पुत्र, पिता और संतान, संतान के समान। कि भाई राजा उनका पिता है और ये सब जनता है उनकी क्या है? संतान। तो राजा वैसे ही ध्यान रखेगा जैसे एक पिता अपने किसका ध्यान रखता है? संतान। तो ध्यान ये भी रखा जाता कि यार घर में बेटी की शादी थी, इस साल टैक्स कम लेंगे। मृत्यु भोज था, इस साल टैक्स कम लेंगे। अकाल पड़ गया, इस बार टैक्स में कमी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान रखा जाता। लेकिन जब आपने अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था अपना ली थी, उसके अंदर केवल कानून था, उसमें मानवीय भावनाएं। कानून ये कहता है 1 तारीख को टैक्स जमा करवाना, भले आपके घर में कोई मरा और भले आपके घर में ब्याह, 1 तारीख को टैक्स जमा करवाना तो आपको कराना पड़ेगा। तो अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने के बाद राजाओं का जो उदार रूप था, जो लिबरल एटीट्यूड था, वो क्या हो गया था? चेंज। लिखो। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था में, इन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था में, इन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था में, इन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राजा का जनता के प्रति उदार रूप बदल गया था। लिबरल एटीट्यूड ऑफ किंग वॉज चेंज्ड टुवर्ड्स पब्लिक। राजा का जनता के प्रति उदार रूप बदल गया था। लिबरल एटीट्यूड ऑफ किंग वॉज चेंज्ड टुवर्ड्स पब्लिक। राजा का जनता के प्रति उदार रूप बदल गया था। जनता के प्रति उदार रूप क्या हो गया था? पहले अपने राजाओं के जीवन में ज्यादा कोई लग्जरी भी नहीं थी, साधारण जीवन ही जिया करते थे। अंग्रेजी व्यवस्था आने के बाद जब राजा महाराजा इंग्लैंड में पढ़ के आने लगे, उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या आ गई थी? विलासिता। हम पढ़ रहे थे 57 की क्रांति के कारणों में कि राजाओं के जीवन में विलासिता बढ़ गई, इसलिए राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए थे? टैक्स। इसलिए क्या शुरू हो गए थे? किसान आंदोलन। तो 57 की क्रांति का जो परिणाम है वो किसान आंदोलन का कारण भी तो है। यही तो है, लिखो। अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। अतः राजा व सामंत समय समय पर कर बढ़ा देते थे। सो किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू रेज टैक्सेस ऑन टाइम टू टाइम। राजा व सामंत समय समय पर कर बढ़ा दिया करते थे। किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू रेज टैक्सेस ऑन टाइम टू टाइम। राजा व सामंत समय समय पर कर बढ़ा दिया करते थे। किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू पब्लिश टैक्सेस ऑन टाइम टू टाइम। राजा व सामंत समय समय पर क्या बढ़ा देते? पहले एक तरीका यह भी हुआ करता था कि भाई टैक्स जमा कराना, कि मान लो मेरे से टैक्स लेना है, तो मेरे से मान लो उनको टैक्स लेना है 300 रुपए टैक्स बना, या बाजरे में टैक्स लिया तो उन्होंने कहा भाई मेरे 3 बोरी बाजरा टैक्स देना। कितना देना? 3। तो मेरे कहा गया तो 2 बोरी जमा करवा दे, तो 1 बोरी की जगह तो कि तू और क्या काम कर सकता है? तो मैंने कहा वो मुझे लकड़ी का काम बहुत अच्छा था, हमारे गेट बना दे। क्या बना दे? तो मैंने उनके कुछ ना कुछ काम कर दिया, उसके बदले में उन्होंने मेरा टैक्स क्या कर दिया? कम। वो जो काम करते थे ना उसको बोलते चाकरी। क्या बोलते? चाकरी मतलब सेवा। एक तो आप टैक्स जमा करा दो, एक तो आप गुड्स के रूप में टैक्स जमा करा दो, जो आपके पास सामान है, वस्तु है, वो क्या करा दो? जमा। और दूसरा वस्तु जितनी कम की गई उसके बदले में आप क्या दे दो? उनको सेवाएं दे दो, सर्विसेज दे दो, चाकरी दे दो। कि भाई आपको कह दिया जाए कि भाई आपने किसी ने कहा भाई सर इतनी फीस तो है नहीं, कि ठीक है तुम इतनी फीस जमा करा दो, बाकी कोचिंग में तुम 3 घंटे काम कर दो, तुम 3 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर दो, तुम्हारी ये फीस के जब पैसे खत्म होंगे उसके बाद तुम जॉब बंद कर देना। सेम का सेम ये था। अब जब अंग्रेजों का सिस्टम आ गया तो उन्होंने कहा ना गेट नहीं बनाना, गेट हम खरीद लाएंगे बाहर से, तू तो रोकड़ दे। क्या दे? रोकड़ का मतलब है नकदी। रोकड़ का मतलब क्या है? चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया। चाकरी किसमें बदल दी गई? ऐसा सामंतों के साथ भी हुआ। पहले सामंत भी राजा को जब टैक्स देते ना तो उसमें चाकरी देते, सामंतों की ड्यूटी लगाई जाती कि हर सामंत जो होता है वो राजा को टैक्स तो देगा, लेकिन साथ में राजा को क्या देगा? चाकरी। तो सामंत क्या करता? हर 1 साल के अंदर कुछ दिन के लिए राजधानी जाता राजा के पास में, और राजा उसकी ड्यूटी लगा देता। क्या ड्यूटी लगाता? कि राजा कहता भाई इस बार दशहरे का जो त्योहार आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। रावण कहां से लाएंगे, कैसे पुतले लगाएंगे, मेले की व्यवस्था क्या होगी, ये पूरी सामंत देखेगा। किसी एक दूसरे सामंत की ड्यूटी लगाई कि राजा की मम्मी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही है, उनके साथ में सेना लेके जाना है, राजमाता को तीर्थ यात्रा करवा के लाओ। किसी की और ड्यूटी लगाई कि राजकुमारी की शादी है, अब ब्याह में टेंट कहां से आएगा, हलवाई कहां से आएंगे, तू जाने तेरा काम जाने, ये व्यवस्था देख ले। तो ये राजाओं की क्या हो जाती है? उनके प्रति सामंतों क्या हो जाती? चाकरी। अब कहा गया नहीं चाकरी की कोई भी आवश्यकता नहीं, तुम तो पैसे दो, नौकर हम ले आएंगे, तुम्हें काम करने की आवश्यकता। और अब जब ये पैसे लिए जाएंगे तो बाद में टैक्स बढ़ेगा। राजा ने सामंतों की चाकरी समाप्त की, सामंतों ने किसानों की चाकरी समाप्त कर दी, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे था फिर पैसे के चक्कर में और टैक्स लगने शुरू हो गए। लिखो, चाकरी मतलब सेवा होता, समझ गए ना? परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज कन्वर्टेड इनटू केस। परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज कन्वर्टेड इनटू केस। परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज कन्वर्टेड इनटू केस। मैं और बता ही रहा था आपको,
पहले टैक्स हमेशा गुड्स के रूप में ले, जो फसल हुई है वही टैक्स जमा करा दो, लेकिन अब टैक्स पूरा किस में हो गया था? नगद। और नगद में हुआ तो किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए। कल मैंने बताया था आपको। फिर वो ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हुआ, अब किसान उस ब्याज से बाहर आ नहीं पा रहे थे। लिखो, भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन केस, भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन केस, अतः किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स, सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स, अतः किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स, किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स, किसान किसके चंगुल में फंस गए? उद्योग बंद हो गए थे, व्यापार वाणिज्य बंद हो गए थे। तो जो लोग उद्योग में काम कर रहे थे, व्यापार में काम कर रहे थे, वो अब किधर आ गए? खेती की तरफ। इसका मतलब खेत कम, लोग ज्यादा। एक अनार 100 बीमार, है ना। और जब भी सप्लाई कम होगी और डिमांड, यही आ गया कि बस जमीन पड़ रही है कम और लोग हो गए ज्यादा, तो इससे लोग राजी रहेंगे कि बेराजी होंगे? आक्रोश होगा लोगों के अंदर। लिखो, अंग्रेजी नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश पॉलिसीज, अंग्रेजी नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश पॉलिसीज, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गए थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गए थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड। अतः मजदूर कृषि की तरफ विस्थापित हो गए थे, अतः मजदूरों का कृषि की तरफ विस्थापन हुआ। सो लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, अतः मजदूरों का कृषि की तरफ विस्थापन हुआ। सो लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, मजदूरों का कृषि की तरफ विस्थापन हुआ। लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, जिससे कृषि पर भार बढ़ गया था। सो स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, या बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, अतः कृषि पर भार बढ़ गया था। कृषि पर भार बढ़ गया था। सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर या स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड। अच्छा, पहले क्या होता था? अपना सामान यहां बिकता था, अंदर अंदर ही बिका करता था, और पहले बेचने की नौबत ही नहीं आती ज्यादातर। पहले ज्यादातर ये सिस्टम था कि मैं खेती करता हूं तो मेरे बाजरा हुआ, अब मेरे को एक लकड़ी का गेट बनवाना है, तो जो गेट बनाने वाले भैया, मैंने उनको कहा कि तुम बाजरी ले लो और मुझे गेट बना दो। मैं बाल कटवाता हूं तो मैंने बाल कटवाने वाले भैया को कहा कि तुम बाल काट दिया करो और मेरे से बाजरी ले जाया करो। मैं जैसे कपड़े लेके आता हूं, उनको मैंने कहा कि यार ये कर लो, वस्तु विनिमय, बार्टर, मेरे से चीज ले लो और तुम मेरे को चीज। अंग्रेजों ने आने के बाद में अपनी चीजें बेचनी शुरू की, कैश क्रॉप उगवानी शुरू की, चीजें बेचनी शुरू की। जैसे अंग्रेज भारत की कपास अमेरिका बेचते, भारत की कपास कहां बेचते? क्योंकि अमेरिका भी किसका कब्जा? अंग्रेजों का। इंडिया पे भी किसका कब्जा? जैसे अपने यहाँ की अफीम मैं बता रहा था, चाइना जाती बिकने के लिए, अपनी चाय यहां से अमेरिका जाती। इंडिया की जो चाय थी वो बिकने के लिए कहां जाती? अमेरिका। आप आगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो अमेरिका की क्रांति पढ़ोगे, तो अमेरिका की क्रांति में आप पढ़ोगे बोस्टन टी पार्टी। क्या पढ़ोगे? बोस्टन नाम का एक बंदरगाह था, और अमेरिका के लोग कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। अंग्रेज चाय पे टैक्स लगाते। किस पे टैक्स लगाते? चाय खरीदोगे तो उस पर क्या लेंगे हम तुमसे? टैक्स। और वो कह रहे थे हम चाय पे टैक्स आपको नहीं देंगे। तो अमेरिका में वहां पर एक बंदा था, और उसने बोस्टन नाम के बंदरगाह पे अंग्रेजों चाय से भरा हुआ वो खड़ा था, जहाज खड़ा था, उसके 340 पैकेट समुद्र में फेंक दिए थे। और कहते अमेरिका क्रांति की बड़ी घटना है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन में टी को समुद्र में फेंक दिया गया, इसलिए नाम क्या दिया उन्होंने? वो सारी की सारी चाय इंडिया से भेजी हुई थी। अमेरिका में जो समुद्र में फेंक रहे थे चाय को, वो कहां से भेजी हुई थी? इंडिया से। तो मैं तो वो घटना पढ़ता हूँ तो मेरा तो जीव रोता है यार, हमारी वाली फेंक दी। क्या है अमेरिका की क्रांति है यार, हमारी चाय खराब कर गए तुम। तो मतलब अपना यहां से सामान बिकने के लिए कहां जाया करता? अमेरिका, या दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया। अब इससे क्या होता था, जब आपका अलग अलग देशों की इकोनॉमी के साथ में लेना देना होगा, तो यदि उनकी इकोनॉमी में कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ तो उसका असर आप पे पड़ेगा। और अपने किसानों को ये नहीं समझ में आता था कब भाव बढ़ गए कब भाव घट गए, इसलिए अचानक कभी अपने यहाँ पे चीजों की रेट बहुत कम हो जाती। अब मान लो किसानों ने कोई फसल उगाई, पिछली बार उसकी रेट अच्छी थी, अचानक उसकी रेट कम हो गई। अपने वालों को समझ में नहीं आएगी रेट कम क्यों होगी, कि साहब अमेरिका में इस बार खपत कम थी इसलिए रेट कम हो गई। तो फसलों में उतार चढ़ाव आने लग गए थे, उन उतार चढ़ाव का असर भी किस पर पड़ता था? किसानों पर पड़ता था। देखो,
अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। तथा किसान अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। तथा किसान अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। एंड फार्मर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड या कुड नॉट गेट फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर जाती। तथा किसान अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। एंड फार्मर्स कुड नॉट गेट फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी। तथा इसमें उनको घाटा होता था। एंड दे फेस्ड लॉसेज इन इट। तथा इसमें उनको घाटा होता था। एंड दे फेस्ड लॉसेज इन इट। लॉस फेस करते वो घाटा हो जाता उनको। तथा इसमें उनका घाटा होता था। इसका तो मैं अक्सर कई बार एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आज से कई साल पहले अमेरिका में सेल गैस की खोज हुई। किसकी खोज हुई? सेल गैस। सेल का मतलब होता चट्टाने। सेल चित्र पढ़ते हैं अपने, वैसे सेल गैस। चट्टाने थी, रॉक थी, रॉक्स के अंदर गैस निकली, सेल गैस निकली वहां। अब उस गैस को बाहर निकालने के लिए गवार गम की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? उन चट्टानों में गवार गम डालोगे तो वो गैस बाहर आएगी। अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा। सब गवार ला के दो, जितना जिसके पास गवार पड़ा ला के दो। तो अपने राजस्थान में गवार की रेट हो गई 40,000 रुपए क्विंटल। कितनी हो गई थी? ज्यादा पुरानी बातें नहीं, 2010 के आसपास की बातें हैं। और 40,000 रुपए क्विंटल। वो गवार जो बेचारा 2400 रुपए क्विंटल से बाहर नहीं गया कभी, वो कितना बिका था? मतलब गांव की हालत ये थी कि गांव में कोई लड़का यूं नाराज हो जाता है, मुझे गाड़ी चाहिए, आज क्या चाहिए, बाइक ला के दो मुझे। पहले बाइक का मतलब ही होता था यार, बाइक इक्का दुक्का घरों के अंदर होती, पैसे वाले लोग उनके घर पे बाइक होगी। और अब लड़का नाराज भी हो गया तो उसकी मम्मी कहती है कि सारा दिन रोता रहता है, बाइक बाइक करता रहता है, ले जाए गवार की बोरी। एक गवार की बोरी में शाम के आपकी क्या आ जाती? स्प्लेंडर 40,000 के अंदर आया करती थी। आप दिन में एक गवार की बोरी लेके गए, शाम को आते टाइम बुरम बुरम करते ही आया। अल्लाह, गांव में हालात ये थे कि आप बाइक तो लेके आ गए लेकिन चलानी नहीं आती, इसलिए ड्राइवर रखा था। ये लिटरली हालात हो गए थे ऐसे कि भाई गवार खूब बिक रहा था एकदम। अब उस साल गवार की रेट अच्छी मिली। अब उसमें क्या हुआ, कुछ किसान ऐसे थे जो जल्दी गवार बेच गए, उनको रेट मिले नहीं। जिन्होंने गवार थोड़ा लेट बेचा उनको रेट मिले। अब अपने ये अफवाह फैली कि अगली साल गवार 60,000 जाएगा। अगले साल गवार कितना जाएगा? अपने में से किसी को नहीं पता कि अमेरिका में सेल गैस निकल गई, इस वजह से गवार की खपत बढ़ी और इस वजह से रेट बढ़ गई। अपने यहाँ कहा अब गवार ही गवार बिकेगा, इसलिए रेट कितनी चली जाएगी? 60,000। बड़े बड़े सेठों ने, बड़े बड़े बाणियों ने घोषणा की कि 60,000 है। इसलिए किसानों ने खेत में एक ही फसल उगाई, कोई दूसरी फसल नहीं, ना कोई बाजरा, ना कोई मूंग, ना कोई मोठ, केवल गवार 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 दिख रहा है। और भगवान की दया से गवार हुआ भी डंका लोगों के पास। अब मान लो मेरे 10 क्विंटल गवार हुआ है, तो गांव के कोई बड़े किसान थे, उन्होंने मुझे बुलाया, भाई कितना हुआ है गवार तेरे? तो मैंने कहा भाई मेरे हुआ है 10 क्विंटल गवार हुआ है, क्या रेट बेच के आएगा? तो अब मैं, जो छोटे किसान होते हैं वो सोचते हैं फटाफट बेचें और फटाफट बेच के रुपए ले, क्यों? रुपए की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा भाई मार्केट में 38,000 के भाव चल रहे हैं। मार्केट में शुरुआत में 38,000 के आसपास के भाव थे, तो 38 में बेच के आऊंगा। तो बड़े किसान ने मुझे कहा कि ले 40,000 पकड़ और यहीं दे दे। क्या करेगा मार्केट जाके? तो मुझे भी लगा यार मार्केट लेके जाऊंगा, ट्रैक्टर ट्राली मांग के लूंगा, किसी की तेल के रुपए देने पड़ेंगे, भाड़े के रुपए देने पड़ेंगे। हो सकता है वहां बेचने जाऊं और वहां दुकानदार का एक रात रुको तो रुकना और पड़ेगा, फिर वो काटा लगातार, कई काम होते हैं फसल के। तो इससे अच्छा यार 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से ज्यादा मिल ही रहे, 20,000 रुपए मेरे तो घर आ ही रहे, मैंने बेच दिया। ऐसे वो जो बड़ा किसान था उसने यूं करके 100-200 क्विंटल गवार इकट्ठा किया। अब वो गवार शुरू में तो 38,000 था, फिर गवार की रेट गिरनी शुरू हुई। वो गवार आना शुरू हुआ 34, 33, 32। तो लोगों ने कहा कि अरे आएगा, पिछली बार भी लास्ट में जाके रेट आई थी, है ना, रेट आई। और गिरते हुए रेट में जल्दी से कोई सामान बेचना भी नहीं चाहता अपना। लोगों को लगता है कि नहीं यार थोड़ा भाव बढ़ेगा तब देंगे। फाइनली लोगों ने गवार बेचा था 4200। कैसे बेचा था? उसमें वो बर्बाद हो गए जिन्होंने स्टॉक किया था। भाई जो 38,000 के हिसाब से स्टॉक कर गए थे वो तो बर्बाद ही हो गए ना उसके अंदर। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके पापा ने इसे खूब स्टॉक किया था, तो उनको कोई यूं 10-15 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो उस टाइम, आज से 10-15 साल पहले 10-15 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत लोगों के लिए नॉर्मल हो गया, बिजनेस वालों के लिए। तब 10 करोड़ बहुत बड़ी बात।
तो वो हमारे सीनियर थे, तो मैं उनको कई बार पूछता कि भैया यार गवार में आपका नुकसान हुआ तो क्या फर्क पड़ा आपके उससे, तो उनका वैसे तो क्या फर्क पड़ा, हमारे 3-4 बिजनेस चलते हैं तो इधर से उधर पूरे हो आ गए थे, पर पापा के फिर भी पजामे ढीले हो ही गए थे। आदमी की टेंशन में यार कपड़े तो ढीले हो ही जाए, है ना। मेरे मेरे सिस्टर उनके ससुर जी ने इकट्ठा किया था वो गवार, उनके अभी तक पड़ा है, उन्होंने बेचा ही नहीं। गवार के साथ एक अच्छी बात ये होती है, गवार खराब नहीं होता है ना, कितना भी रख लो खराब नहीं होता है, तो उनके अभी तक पड़ा है। तो मैं अभी 3-4 महीने पहले उनके गया हुआ था, सिस्टर के घर पे गया हुआ था, तो मैंने उनको वापस उन ससुर जी पूछा और गवार, उनका पड़ा है। मैं वो बेच दो उसको ना भावासी। मैं इनको अभी तक विश्वास है करण अर्जुन आएंगे। है ना, भाव वापस आएंगे। तो यार जब आज भी नहीं समझ पा रहे अपने कि रेट क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, तो आप देखो आज के 100 साल पहले तो किसान को कैसे समझ आता क्या रेट क्यों बढ़ गई क्यों घट गई, तो फ्लक्चुएशंस को आपने कभी भी पता चलता नहीं था, अपने ज्यादातर किसानों क्या होता था, घटा। अच्छा, अपने किसान आंदोलन का एक कारण यह भी है कि 1920 के आसपास में गांधी जी आ गए थे, और गांधी जी के आने के बाद में नेशनल मूवमेंट जो था, पहले गांधी जी के आने से पहले का जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो केवल पढ़े लिखे लोगों के पास है। किसके पास है? पढ़े पढ़े लिखे जो लोग थे वो चलाते, कि जो डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, वकील होते, ज्यादातर वो चलाया करते थे। गांधी जी ने आने के बाद कहा कि नहीं भाई, जब तक जन जन तक आंदोलन नहीं पहुंचेगा तब तक अंग्रेज देश से भागेंगे नहीं। तो किसानों की, मजदूरों की ऐसी बातें करनी शुरू की, तो जो जो राजनीतिक विचारधारा पूरे देश में चल रही थी उसका प्रभाव अपने भी पड़ना था, तो अपने पे भी है। देखो, गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी, हमारे किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे, या हमारे किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे, ये लिखना, हमारे किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। अवर फार्मर्स ज्वाइन नेशनल मूवमेंट, हमारे किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। अवर फार्मर्स ज्वाइन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, एक बड़ा कारण यह भी था कि जो खालसा वाले इलाके थे ना, इनके सॉरी खालसा क्या, ये जो जागीर वाले इलाके थे, दो इलाके होते, एक होते खालसा, एक कौन से होते, जागीर। जो जागीर वाले इलाके होते हैं ना, उनमें भूमि बंदोबस्त ही नहीं हुआ। भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ तो वहां पे लाटे कुंते चलते, और लाटा कुंता में हमेशा ज्यादा जाया करता था। भूमि बंदोबस्त हो गया वहां पे, तो ये था भाई नाप के लो तो बराबर जा रहा था। तो खालसा में भूमि बंदोबस्त हो गए थे, लेकिन जागीर में भूमि बंदोबस्त नहीं। देख लो, जागीरी क्षेत्रों में, इन जागीरी एरियाज, जागीरी क्षेत्रों में, इन जागीरी एरियाज, भूमि बंदोबस्त नहीं करवाए गए थे। लैंड सेटलमेंट वॉज नॉट कंडक्टेड, भूमि बंदोबस्त नहीं करवाए गए थे, लैंड सेटलमेंट वॉज नॉट कंडक्टेड। अतः किसानों में लाटा कुंता के खिलाफ आक्रोश था। सो फार्मर्स आउटरेज्ड अगेंस्ट अगेंस्ट लाटा कुंता। अतः किसानों में लाटा कुंता के खिलाफ आक्रोश था। सो फार्मर्स आउटरेज्ड अगेंस्ट लाटा कुंता। किसानों में लाटा कुंता के खिलाफ आक्रोश था। फार्मर्स आउटरेज्ड अगेंस्ट लाटा कुंता। कितने पॉइंट्स हो गए? 8? 9? 10वां लिख लो, अन्य कारण। 10 नंबर लिखो, अन्य कारण। अन्य कारण। अब इसमें 2-4 कुछ लिख दो। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर, जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर, कोमा अफीम की खेती का बंद होना, एंड ओपियम एग्रीकल्चर, अफीम की खेती का बंद होना, एंड ओपियम एग्रीकल्चर, कोमा जकात कर, जकात बताया था कल मैंने, जकात टैक्स, कोमा चौरी कर, चौरी टैक्स इत्यादि। डॉट 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 लगा दो, आपके जो जो दिमाग में लिखो तो कुछ ही लिख देना आगे, अन्य में कुछ भी लिखे जा सकते हैं। पहले बढ़ गई बात है, अब लिखो विशेषता। पहले परिणाम है कि विशेषता है? परिणाम, पहले परिणाम लिख लो। परिणाम या प्रभाव या महत्व,
एक तो अपने जो किसान आंदोलन हुए थे ना, ये छोटे छोटे नगरों में हुए, एकदम टिपिकल गांवड़ों में भी नहीं हुए, ठीक ठीक नगर थे, बिजोलिया बेगू थोड़े बड़े बड़े केंद्र हुआ करते। यहां पर जब किसान आंदोलन हुए तो इनमें राष्ट्रवाद की भावना आई, इसलिए राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद आया था। कैसा राष्ट्रवाद आया? कि जो राष्ट्रवाद आता वो पहले गांव में नहीं आया, पहले कहां पर आया? नगरों। क्यों आया नगरों में? क्योंकि किसान आंदोलन के केंद्र थे वो क्या थे? छोटे छोटे नगर। उनमें अब किसान आंदोलन होगा तो चार नेता आएंगे बातें करेंगे, वैसी बातें करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? राष्ट्रवाद। लिख लो। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलन के केंद्र थे। स्मॉल टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलनों के केंद्र थे। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलनों के केंद्र थे। स्मॉल टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। अतः राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। सो अर्बन नेशनलिज्म वॉज इवॉल्व्ड इन राजस्थान। अतः राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। सो अर्बन नेशनलिज्म वॉज इवॉल्व्ड इन राजस्थान। राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अर्बन नेशनलिज्म वॉज इवॉल्व्ड इन राजस्थान। राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का क्या हुआ था? उदय हुआ था। दूसरा कि किसानों ने जब पहले शुरुआत में तो किसानों ने यह कहना शुरू किया कि भाई हम पे टैक्स ज्यादा क्यों लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी समझ विकसित हुई तो किसानों ने यह कहना शुरू किया कि टैक्स लगाते ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात, ये कौन है लगाने वाला? सामंत कौन है टैक्स लगाने वाला? तो कहा भाई जमीन सामंत की है, जमीन सामंत की, सामंत क्या लेगा टैक्स? का नहीं, जमीन सामंत की नहीं है, जमीन उसकी जो जमीन को जोतता है, जमीन उसकी जो जमीन को, जो जमीन में काम करता है जमीन उसकी। सामंत जमीन में काम थोड़ी करता है। मैं किसान हूं, मैं यदि जमीन में काम करता हूं तो जमीन क्या है? मेरी। तो ये बात उठाने शुरू की कि जमीन सामंत की नहीं है, जमीन क्या है? मेरी। इसलिए आजादी के बाद सबसे पहला काम यह किया गया, सामंतों से जमीन लेके किसानों को दी गई। जागीरदारी उन्मूलन। क्या किया गया? जागीरदारी उन्मूलन। जागीरदार पूरी तरीके से क्या कर दिए गए? समाप्त। अब जमीन उसकी मानी जाएगी जो जमीन को जोतता है। लिख लो, लिखो। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन किया गया था, या राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। जागीरदार मतलब सामंत। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। जागीरदारी सिस्टम वाज डी रूटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। जागीरदारी सिस्टम वाज डी रूटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। किसान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए या राजनीतिक चेतना आने लगी किसानों में। ये किसान जो नेता थे ये आगे चल के बाद में अपने राजस्थान की राजनीति में शामिल हो गए। इसलिए राजस्थान की राजनीति हमेशा किसान सेंट्रिक रही। किधर रही? ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान में चुनाव और किसानों की बात नहीं की। किसान नेता जो थे, जो पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, वो बाद में बीजेपी कांग्रेस कुछ ना कुछ ज्वाइन करके, बीजेपी थी नहीं कांग्रेस थी, तो क्या ज्वाइन करके? कांग्रेस। तो राजस्थान की राजनीति में किसान नेताओं का महत्व बढ़ा। इसलिए राजस्थान की राजनीति किधर सेंट्रिक रही है? आपके किसानों की तरफ उन्मुख रही है हमेशा। लिखो, लिखो। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस किसान नेताओं ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। फार्मर लीडर्स स्टार्टेड टू जॉइन पॉलिटिक्स। किसान नेताओं ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। फार्मर लीडर्स या पीजेंट लीडर्स स्टार्टेड टू जॉइन पॉलिटिक्स। तथा राजस्थान की राजनीति को किसानों की तरफ मोड़ा। तथा राजस्थान की राजनीति को किसानों की तरफ मोड़ा। एंड दे टर्न्ड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान टुवर्ड्स फार्मर्स। तथा राजस्थान की राजनीति को किसानों की तरफ मोड़ा। एंड दे टर्न्ड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान टुवर्ड्स फार्मर्स। राजस्थान की राजनीति को किसानों की तरफ मोड़ा। लेकिन नॉर्मल सी बात बताओ, देखिए राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? कमला। 1954 में 1954 के अंदर राजस्थान में पहली महिला मंत्री बनाई गई थी। उनका नाम क्या था? कमला बेनीवाल। जो आगे चल के 2002 में अशोक जी की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें उप मुख्यमंत्री बने थे।
तो राजस्थान की महिला उप मुख्यमंत्री भी कोई रहे हैं तो वो कौन रहे? कमला बेनिवाल, जो आगे चल के बाद में गुजरात के राज्यपाल बनाए गए थे, नॉर्थ ईस्ट में राज्यपाल बनाए गए थे, साउथ में राज्यपाल बनाए गए थे, कई बड़े बड़े पदों पर रहे थे, जिनके बेटे शाहपुरा से अभी एमएलए आलोक बेनीवाल। तो जो कमला जी हैं, कमला बेनीवाल जो नेतराम सिंह गोरीर की बेटी है। किसकी बेटी है? नेतराम सिंह गोरीर। ऐसा कोई नाम पढ़ा हमने? आया था कहीं? तो आप मेरे मुंह की तरफ कौन देख रहे हो? ये कौन है? किसान नेता पढ़ा है? नेतराम सिंह गोरीर। उनकी बेटी कौन है? कमला बेनीवाल। वो चल के आगे चल के राजस्थान क्या बनी है? पहली महिला, एक किसान नेता की बेटी महिला मंत्री बन रही है, आगे चल के मंत्री बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है किसानों की बातें होगी। और वो क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि पहले से किसान आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, तो वो परिवार राजनीति में आ गए, वो परिवार राजनीति में आ गए तो उन परिवारों ने बाद में क्या लड़ने शुरू कर दिए, सुना? अच्छा, एक मैंने बताया था किसी आंदोलन के प्रभाव या परिणाम लिखो और कुछ समझ में आए नहीं है, एक पक्का लिखना है किसानों में राजनीतिक चेतना है। आओ बोले नहीं आओ, अपने को लानी है, लिखो। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग फार्मर्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग फार्मर्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग फार्मर्स। किसानों में किसका संचार हुआ? एक वही जो अपने उसमें पढ़ रहे थे कि बिजोलिया आंदोलन हमारे को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ता था। अपने सारे किसान आंदोलनों का भी कह सकते हैं, किसान आंदोलन की वजह से हम किसे जुड़े? राष्ट्रीय। लिख लो, किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। पीजेंट मूवमेंट्स कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। पीजेंट मूवमेंट्स कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। अच्छा, अपने किसानों में जब राजनीतिक चेतना आई, ये जब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, तो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर एक नया आंदोलन शुरू होता है, प्रजामंडल। क्या शुरू होता है? अच्छा, किसान आंदोलनों का टारगेट क्या है? किसान आंदोलनों का टारगेट ये है कि हम राजा को टैक्स क्या देंगे? कम। या राजा ने टैक्स बढ़ा दिया तो उनको क्या कर दो? कम। राजा बेगार नहीं लेगा, लाटा कुंता नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लेगा, यही तो बात। धीरे धीरे ये कहना शुरू किया कि भाई राजा जब टैक्स लगाता तो हमसे पूछता क्यों नहीं? राजा टैक्स हम पे लगा रहा है, हम पे टैक्स लगा रहा, तो हमसे पूछना चाहिए कि बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं कितना नहीं बढ़ाऊं। तो ये नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि राजा जनता के प्रति उत्तरदायी। जनता ने नहीं बनाया, वो तो बाप राजा था, उसका बेटा बन गया, उसका बेटा बन गया, इसमें जनता क्या लेना देना है? अब उन्होंने कहना शुरू किया कि ना, अब राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो कहा राजा अपनी सीट पे बैठा रहो, हमें कोई भी आपत्ति नहीं, पर राजा के जो भी मंत्री होंगे वो सारे जनता के अंदर से होने चाहिए। अभी तो पहले तक मंत्री कौन बनते? राजा का बेटा गृह मंत्री, राजा का भतीजा कृषि मंत्री, राजा की साली का बेटा उद्योग मंत्री, राजा के साले का बेटा वाणिज्य मंत्री। अब कहा गया ना, ये जो मंत्री बनेंगे जनता के अंदर से होंगे, और जनता के अंदर से यदि मंत्री बनेंगे तो क्या वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे या नहीं होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब जनता की शासन में भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन एडमिनिस्ट्रेशन। और जनता की जब भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा शासन जनता के प्रति क्या हो जाएगा? उत्तरदायी। इस मांग के साथ जनता ने जो आंदोलन शुरू किया वो कौन सा था? कौन सा था? तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए। प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए तो इसमें किसानों का पूरा सपोर्ट मिला। लिखो, राजनीतिक चेतना के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुए। प्रजामंडल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुए। प्रजामंडल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुए। प्रजामंडल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। एक मेरा और बताया हुआ आपको, बिना आंख बंद करके हमेशा लिखना है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। लिखो, लिखो, महिलाओं ने किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स। महिलाओं ने किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स। महिलाओं ने किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
which promoted women empowerment, अब देखो जब ये आंदोलन चल रहे थे अपने तो आंदोलन अखबार निकाले गए, है ना। हम पढ़ते हैं कोई प्रताप नाम का अखबार आ रहा है, तरुण राजस्थान नाम का अखबार आ रहा है, या पुकार नाम का पर्चा छप रहा है, ऊपरमाल का डंका नाम का पर्चा छप रहा है, सब पर्चे छप रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। ये अखबार, किताबें, गीत, ये और कुछ करे ना करे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, वरना राजा के राज में इस प्रकार का एक्सप्रेशन भी संभव नहीं था, पर आंदोलनों के चक्कर के अंदर लिख गए। एक नॉर्मल आदमी राजा के सामने जाके बोल नहीं सकता कि आपने गलत किया, पर लिख देते हैं। अखबार छप गया, अब कब का कब आएगा, किसने छापा, क्यों छापा, बाद का बाद में देखेंगे, सीधा सीधा कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती थी। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी को क्या मिलता है? बढ़ावा। लिखो, किसान आंदोलनों के दौरान, ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला था। विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला था। किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला था। विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला था। विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी क्या मिला था? अब विशेषताएं लिख लो। दो प्रकार के इलाके थे। एक इलाके जो राजा के शासन में थे उनको तो क्या बोलते? खाल्स। एक वो इलाके जो सामंतों के शासन में थे उनको क्या बोलते? अपने ज्यादातर आंदोलन जागीर में हुए। ज्यादातर आंदोलन किस में हुए? कारण थे सिंपल सिंपल से, ये तो जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, खालसा में भूमि बंदोबस्त हो गया, जागीरों में नहीं हुआ, तो वहां किसानों का शोषण ज्यादा था। दूसरा एक कारण और था, खालसा में क्या था? अंग्रेज, अंग्रेज के नीचे कौन? राजा, और राजा के नीचे कौन? किसान। यहां एक बढ़ गया, अंग्रेज, राजा, फिर सामंत, और फिर कौन? किसान। ये लाइन जितनी बड़ी होगी ना शोषण उतना ही बड़ा होगा, चेन जितनी छोटी होगी शोषण उतना कम होगा, चेन जितनी बड़ी होगी शोषण उतना ज्यादा। बस पहले सामंत को ज्यादा टैक्स चाहिए, फिर वो राजा को देगा, फिर वो किसको देगा? अंग्रेज। तो अंग्रेज बढ़ाएंगे तो फिर राजा बढ़ा देगा, राजा बढ़ाएंगे तो सामंत बढ़ा देगा। तो किसानों पे तिहरा नियंत्रण है। कैसा नियंत्रण? ट्रिपल कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की संभावना नहीं थी, वहां पर थोड़ी कम संभावना थी। फिर वहां राजा अंग्रेजों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे, तो अंग्रेजों के चक्कर में भूमि बंदोबस्त वगैरह भी हो गए, इसलिए किसानों को इतना शोषण नहीं था। लिख लो, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन, मोस्ट ऑफ आवर पीजेंट मूवमेंट्स, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन, मोस्ट ऑफ आवर पीजेंट मूवमेंट्स, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन, मोस्ट ऑफ आवर पीजेंट मूवमेंट्स जागीरी क्षेत्रों में किए गए थे। वर कंडक्टेड इन जागीरी एरियाज, जागीरी क्षेत्रों में किए गए थे। वर कंडक्टेड इन जागीरी एरियाज, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था। बिकॉज फार्मर्स हैड ट्रिपल कंट्रोल इन दीज एरियाज, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था। बिकॉज फार्मर्स हैड ट्रिपल कंट्रोल इन दीज एरियाज, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था। बिकॉज फार्मर्स हैड ट्रिपल कंट्रोल इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था। कैसा नियंत्रण होता? आप और देख लो, अपने ज्यादातर किसान आंदोलन अहिंसक है। कैसे? ऐसा कभी किसानों ने नहीं कहा कि लठ लेके बाहर आएंगे, कि हम सरकार को मार देंगे, कूट देंगे, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं थी। लिख लो, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन अहिंसक थे। मोस्ट ऑफ आवर पीजेंट मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन अहिंसक थे। मोस्ट ऑफ आवर पीजेंट मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट,
हमारे अधिकांश किसान आंदोलन अहिंसक थे। मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट। आप एक्सेप्शन कह सकते हो मेव। मेव किसान आंदोलन हिंसक भी हो गया था और सांप्रदायिक भी हो गया। लिख लो अपवाद मेव किसान आंदोलन, एक्सेप्शन मेव प्रेजेंट मूवमेंट, मेव किसान आंदोलन। अच्छा, अपने ज्यादातर जो बड़े बड़े नेता थे वो बाहर से आए राजस्थान के। विजय सिंह पथिक यूपी के थे, हरिभाऊ उपाध्याय मध्य प्रदेश के थे, यासीन खान गुड़गांव के। तो बाहरी नेताओं द्वारा हमारे किसान आंदोलन चलाए गए थे। लिख लो बाहरी नेताओं द्वारा हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। आउटसाइडर्स लेड अवर प्रेजेंट मूवमेंट्स। बाहरी नेताओं द्वारा हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। आउटसाइडर्स लेड अवर प्रेजेंट मूवमेंट्स। बाहरी नेताओं द्वारा हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। आउटसाइडर्स लेड अवर प्रेजेंट मूवमेंट्स। बाहरी नेताओं द्वारा हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे विजय सिंह पथिक कोष्टक में लिखो यूपी से, विजय सिंह पथिक यूपी। हरिभाऊ उपाध्याय एमपी, हरिभाऊ उपाध्याय एमपी मध्य प्रदेश। यासीन खान गुरुग्राम, तब ये पंजाब हुआ करता था। हरियाणा में आता है गुरुग्राम, तब हरियाणा को पंजाब बोलते थे। यासीन खान पंजाब लिख लो या गुरुग्राम लिख लो बोले, यासीन खान गुरुग्राम। और बड़ी जोरदार बात, पूंजीपति जो लोग थे, व्यापारी जो लोग थे, वो हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं या उन्होंने किसानों को पूरा समर्थन दिया था। लिखो व्यापारियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। मर्चेंट सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। व्यापारियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। मर्चेंट सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट। व्यापारियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। सेठ जो लोग थे ना, वरना सेठों का खेती से सीधा सीधा तो कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी सेठ है। जैसे दो नाम सीधे सीधे, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी, दोनों सेठ थे, दोनों बाणिये थे। देख लो, जैसे जमनालाल बजाज तथा रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज तथा रामनारायण चौधरी। मुझे तो कई बार तो लगता है कि बजाज जी को यदि पूछा जाता कि मूंग और मोठ में क्या फर्क है, तो बजाज जी को ये भी नहीं पता था। खेत में ले जा खड़ा किया जाए कि बताओ तारा मीरा कौन सा और सरसों कौन सी, तो बजाज जी से नहीं बताया जाए। पर बजाज जी किसान आंदोलन कर रहे थे, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। मैं अभी बता रहा था कि राजनीतिक चेतना आई तो अपने राजस्थान में क्या शुरू हो गए, प्रजामंडल आंदोलन। वो प्रजामंडल आंदोलन फिर किसानों का खूब सपोर्ट करते हैं। तो दोनों है, किसानों के कारण प्रजामंडल आंदोलन आए, प्रजामंडलों ने किसको सपोर्ट किया, किसान आंदोलन को। लिखो प्रजामंडल आंदोलनों ने या प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया था। प्रजामंडल सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया था। प्रजामंडल्स सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जातिगत पंचायतें जो थी ना, वो किसान आंदोलन को समर्थन करती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि धाकड़ों की एक धाकड़ किसान पंचायत थी, है ना। इधर अपने ये सिकर वाले में जाट महासभा थी, उधर अलवर वाले में क्षत्रिय महासभा हुआ करती थी। ये सारी जाति की पंचायतें, इनका सीधा सीधा आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं। इनका काम तो वो था कि लव मैरिज करने भी समाज से बाहर है, पर फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम आंदोलन के साथ भी खड़े हैं। लिखो जातीय पंचायतों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। कास्ट पंचायत ऑल्सो सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जातीय पंचायतों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। कास्ट पंचायत ऑल्सो सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जातीय पंचायतों ने भी किसान आंदोलनों का समर्थन किया था। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो, धाकड़ किसान पंचायत, धाकड़ किसान पंचायत। वही एक खेती ऐसा काम है जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों जुड़ी होती थी। हम कह सकते हैं हमारे किसान आंदोलन में कौन शामिल हुई, महिलाएं। लिख लो, ये भी विशेषता ही एक। लिख लो महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ आंदोलन में भाग लिया था। विमेन अलोंग विथ मेन ज्वाइंट मूवमेंट।
महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ आंदोलन में भाग लिया था। विमेन along with men joined movement। उन्नीस सौ 17 में बोल्शेविक क्रांति हो गई थी। अपने वाले सारे आंदोलन 17 के बाद के। आप कह सकते हो सर बिजोलिया पहले शुरू हो गया था, पर बिजोलिया में भी जो मोमेंटम दिखाई देता है वो 17 के बाद में दिखाई देता है। और मैंने कहा था बोल्शेविक क्रांति एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया की सारी घटनाओं को प्रभावित किया है। 1917 के बाद दुनिया में कुछ भी हुआ है, आप लिख दोगे बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित, तो झूठा नहीं है, कुछ ना कुछ असर तो दिखाया होगा। तो अपने वाले में कह सकते हैं कि हमारे आंदोलन किससे प्रभावित है? रूस की। लिख लो, हमारे किसान आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। Our peasant movements were influenced by Bolshevik revolution of Russia। हमारे किसान आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। Our peasant movements were influenced by Bolshevik revolution of Russia। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। मैंने और बताया था कि अपने नेताओं ने एक बड़ा गजब दिमाग लगाया था और मेले तथा त्योहारों के दिन आंदोलन किए, है ना। बसंत पंचमी के दिन यज्ञ कर लिया, बेहरू कुंड पे सभा कर ली, मातृकुंडिया के अंदर सभा बुला ली, हरियाली अमावस्या के दिन में सभा बुला ली, किए ऐसे। तो मेले तथा त्योहारों का पूरा प्रयोग किया गया। लिख लो, किसान नेताओं द्वारा मेलों तथा त्योहारों पर आंदोलन प्रारंभ किए गए। पीजेंट लीडर्स स्टार्टेड मूवमेंट ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। किसान नेताओं द्वारा मेले तथा त्योहारों पर आंदोलन प्रारंभ किए गए या आंदोलन किए गए। पीजेंट लीडर्स स्टार्टेड मूवमेंट ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। किसान नेताओं द्वारा मेलों तथा त्योहारों पर आंदोलन प्रारंभ किए गए ताकि लोगों की भीड़ आराम से आ जाए, अपने को ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। मेलों तथा त्योहारों पर आंदोलन प्रारंभ किए गए। स्टार्टेड मूवमेंट ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अच्छा, किसान आंदोलन नॉर्मली जब शब्द सुनते हैं, नॉर्मल शब्द ये कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? कि भाई आर्थिक असमानता थी, टैक्स ज्यादा ले रहे थे, इस वजह से कर रहे होंगे। पर ना, अपने वाले किसानों ने इसका भी विरोध किया था कि राजनीतिक रूप से भी हमें समानता दी जाए और सामाजिक रूप से भी हमें क्या दी जाए? समान। ये कैसे हो सकता है कि राजा ऊपर, फिर सामंत, फिर किसान? ना, सारे लोग क्या होना चाहिए? बराबर। हमने विरोध तो उसका भी किया था, राजनीतिक असमानता का भी विरोध किया और सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। देखो, किसानों ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फार्मर्स अपोज्ड सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी अलोंग विथ इकोनॉमिक। किसानों ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फार्मर्स अपोज्ड सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी अलोंग विथ इकोनॉमिक। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। किसका विरोध किया था बताओ तो? राजनीतिक व सामाजिक, उनका भी विरोध कर रहे थे। केवल भाई आर्थिक बात नहीं थी, किसान आंदोलन तो आर्थिक बात करके चुप रह गया, हमने उनका भी विरोध किया। उनका विरोध किया था। हम देखते हैं कि आजादी के बाद में राजनीतिक रूप से भी आजादी मिली और सामाजिक रूप से भी क्या मिलती है? आजादी। एक और बड़ी बात, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनका भी सपोर्ट मिला। दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा, वो अपने सब किसान आंदोलनों के अंदर आ गई थी, जबकि उनका किसानों से सीधा सीधा कोई लेना देना, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो बातें इस प्रकार की कर रहे थे। लिखो, राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस गेव सपोर्ट टू पीजेंट मूवमेंट्स। राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों को, पेज भर गया तुम्हारा, तो इतना खुले खुले क्यों लिखती है? लिखो क्या लिखा है? राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस गेव सपोर्ट टू पीजेंट मूवमेंट्स। किसान आंदोलनों को समर्थन प्रदान किया था या प्रोवाइडेड सपोर्ट टू पीजेंट मूवमेंट्स। जैसे नाम लिखो, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा। जैसे राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा। राजस्थान सेवा संघ, जैसे राजस्थान सेवा संघ
और राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मतलब राजस्थान, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश। राजपूताना मध्य भारत सभा। एक एक लाइन और लिख लेते हैं लास्ट में। हमने न्यूज़पेपर्स निकाले थे खूब सारे, ये भी एक बड़ी बात है, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बातें आगे भेजना। हम जानते थे कि आंदोलन तब तक पूरा नहीं होगा या तब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा जब तक उसकी सूचना नहीं पहुंचेगी। सूचना पहुंचाने का कारण क्या, साधन क्या हो सकता था? न्यूज़पेपर्स। लिखो, किसान नेताओं ने समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया था। पीजेंट लीडर्स पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। किसान नेताओं ने समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया था। पीजेंट लीडर्स पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। ये होगी भाई आपकी विशेषता है। ठीक है, अब आ जाओ जनजातियों। अब ये पढ़ लेना, याद कर लेना। आपने लिखी होगी घर पे, आपने लिखी, एक दो पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख लिए मेरे वाले के अलावा, तो इनमें नीचे जोड़ लेना, है ना? पर नीचे जोड़ना, पहले आप वाले पॉइंट मत लिखना, है ना? कई बार क्या करता है कि जैसे मैंने कारण लिखवाए तो मैं कारण मैं जानता हूं, आपने यदि कारण लिखे होंगे तो आपने पहला कारण लिखा होगा, चौरी कर लिया जाता था, तलवार बंधाई भी लगता था, है ना, जंगली सूरों की समस्या थी। वो जो अन्य कारण मैंने 10वां पॉइंट लिखाया था, आप पहले में लिखते हो, जबकि वो कारण पूरे राजस्थान के किसान आंदोलन के कारण नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर एक के कारण है कि बिजोलिया में चौरी कर, बाकी जगह थोड़ी है। अफीम की खेती खालसा में बंद हुई है, बाकी जगह थोड़ी बंद हुई थी। तो वो लास्ट के अंदर कि सारे लिख दिए, अब लास्ट में जगह बची हुई अपने पास, तो इसे दो चार टप्पे मार लिए थे यार, अन्य कारण थे, इस प्रकार के कारणों से भी आंदोलन थे। बाकी जो कॉमन कॉमन चीजें थी वो हमने लिखी। आई बात समझ? अब अपने जनजातीय आंदोलन के कारण तो कल मैंने बता दिए थे, अब अपने आंदोलन पढ़ते हैं। पहला लिखो भगत आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में पहला लिखो भगत आंदोलन, भगत मूवमेंट। भगत आंदोलन। अपने जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका है, इसको बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? गुजरात के टच करता हुआ इलाका। गुजराती भाषा में जंगल को बोलते हैं वगड़ा। क्या बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में कभी अपने जंगल रहे थे, इसलिए इस इलाके को वगड़ा कहते होंगे। वगड़ा बदलते बदलते क्या हो गया होगा? वागड़ हो गया। यहां पर एक जनजाति रहती है भील। कौन सी जनजाति है? तो बेसिकली आंदोलन वागड़ क्षेत्र में किया गया था। कौन सी जनजाति द्वारा किया गया? जिस आंदोलन का नाम क्या, क्यों था, मैं अभी बता दूंगा। लिखो, वागड़ क्षेत्र में, इन वागड़ रीजन, वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा ना, वागड़ क्षेत्र में, इन वागड़ रीजन, भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। भील ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। भील ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। क्या लिखा? वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। भील ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। नेता लिखो, लीडर्स गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु और सुरजी भगत। हम गोविंद गुरु के बारे में थोड़ी बातें और पढ़ेंगे, इसी में एक सब हेडिंग डालो गोविंद गुरु, तो आपके समझ में आएगी थोड़ी बातें। गोविंद गुरु डूंगरपुर के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है वेदसा। कौन सा गांव है? वहां गोविंद गुरु का जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ। कौन से परिवार में? बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। बंजारे कौन होते हैं? जो घूम घूम के व्यापार करने का काम करते, बैलगाड़ियां रखा करते थे अपने पास और बैलगाड़ियों पे घूम घूम के सामान बेचा करते थे। नोमेडिक थे, नोमेडिक मर्चेंट हुआ करते, घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते। क्या जाति थी? बंजारा। तो एक बंजारा परिवार में किसका जन्म होता है? गोविंद गुरु का। कौन से गांव में? वेदसा कहां पड़ता है? डूंगरपुर। बंजारे कौन होते हैं? नोमेडिक मर्चेंट होते हैं, नोमेडिक ट्रेडर होते हैं। लिखो,
वेदसा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड वेदसा, गोविंद गुरु में लिखना, वेदसा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड वेदसा, डूंगरपुर में, वेदसा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड वेदसा, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न इन बंजारा फैमिली, कोष्टक में लिखना, घुमक्कड़ व्यापारी, नोमेडिक ट्रेडर्स, नोमेडिक मर्चेंट्स, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न इन बंजारा फैमिली, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न इन बंजारा फैमिली, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न इन बंजारा फैमिली, कौन से परिवार में जन्म हुआ? बंजारा परिवार में इनका जन्म। एक दिन हम पढ़ रहे थे कि ये वो दिन थे जब ईसाई मिशनरी अपने यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे थे और लोगों को क्या बना रहे थे? ईसाई। उनको यदि वापस रिटेलिएट कोई बंदा अपनी तरफ से कर रहा था कि नहीं हम हमारे लोगों को ईसाई नहीं बनने देंगे, उस बंदे का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि नाना हमें ईसाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कि साहब ईसाइयों में कमियां नहीं है, अपने में कमियां, उनका अपने में भी कोई कमियां नहीं। और वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदांत, वेद पढ़ो, वेदों में कोई कमी नहीं है, वेद के अनुसार अपना जीवन जियोगे, वेदों में जैसे आर्यंस रहते थे वैसा समाज बनाएंगे, आर्यों का समाज बनाएंगे, तो अपने में भी कोई भी कमी नहीं। उल्टा दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो ईसाई बन गए उनको हम वापस हिंदू बनाऊंगा, शुद्धि आंदोलन क्या चलाएंगे। तो जो ईसाई बन गए उनको गंगा जल के छिंटे मार मार के ओम भूर्भुवस्सुवः वापस हिंदू बनाया जाए उनको। तो जनजातीय क्षेत्रों में थोड़ी ज्यादा बातें चल रही थी, उन क्षेत्रों में ज्यादा बना रहे थे। गोविंद गुरु इनसे बड़े प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती से, यार ये काम ठीक है, और ऐसे अपने को कैसे यार हिंदुओं से दूसरे धर्म में कैसे ले जाया जा सकता है। और गोविंद गुरु ने नोटिस किया कि इन आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरी ज्यादा घूम रहे थे। तो गोविंद गुरु ने कहा कि भाई उन आदिवासियों का कि तुम्हें ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं, अपने भगवान के भगत बन जाते हैं। किसके भगत बन जाते हैं? अपने भगवान की भक्ति करेंगे ना, अपने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इन्होंने पंथ बना लिया, भगत पंथ। क्या बना लिया? और भगत पंथ के लोगों ने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम क्या है? भगत आंदोलन। और इनके जो भी चेले होते हैं वो नाम क्या आगे लिखते हैं? भगत। इसलिए देखो चेले का नाम है सुरजी भगत, लिखा हुआ है। आई बात समझे? तो गोविंद गुरु ने कौन सा पंथ शुरू किया? किससे प्रभावित हो गए? आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, ताकि आदिवासी ईसाई ना बने। लिखो, यह है स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired with स्वामी दयानंद सरस्वती। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired with स्वामी दयानंद सरस्वती। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired with स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे लिखो, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। He founded भगत सेक्ट। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। He founded भगत सेक्ट। किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ की। भाई अपने तो हिंदू ही रहेंगे, अपने तो भक्ति कर लेंगे, तो अपने भक्तों का एक ग्रुप होगा, इसलिए क्या नाम पड़ गया उसका? भगत पंथ। और जो भी अपने इस पंथ में आएंगे वो नाम क्या आगे क्या लगाएंगे? भगत। तो सारे के सारे नाम क्या क्या लिखते बाद में? भगत। जैसे सुरजी भगत, तो सुरजी भगत है, इसका मतलब कौन से पंथ का सदस्य है? तो भगत पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? भगत पंथ क्यों शुरू किया गया? आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए। तो आदिवासी कहां जा रहे थे? मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था, ईसाई बन रहे थे। आगे बात समझे? और इसलिए ईसाइयों के खिलाफ भारत स्तर पे तो कौन लड़ रहे थे? दयानंद सरस्वती। और अपने वागड़ के अंदर कौन लड़ रहे हैं? गोविंद गुरु। फिर क्या, भीलों में लड़ाइयां होती, भाई आपस के अंदर लड़ लिया करते भील। तो इनकी लड़ाइयां कम करने के लिए एक संगठन बनाया 1883 में, संप सभा। क्या बनाया गया? आप लिखो फिर मैं समझाता हूं, लिखो। भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स, भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स, भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा वॉज फाउंडेड इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा वॉज फाउंडेड इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई।
संप सभा वॉज फाउंडेड इन 1883 एडी। संप सभा कब बनाएगी? 1883 में। किसके द्वारा? देखिए सुनना है, एक हिंदी में एक वर्ड होता है संपत्ति। क्या वर्ड होता है? नॉर्मली आप इसका एक मतलब जानते हो धन। क्या होता है? धन। पर इसका एक मतलब होता है प्रेम, सौहार्द, है ना। तो घर पे मम्मी यूं बोलती रहती, भाई भाई भी लड़ते हैं, अरे एक आपस में संपत्ति रखो रे। आपस में किस बात के लड़ते रहते हो? वो संपत्ति अपने राजस्थान में आते आते हो गया संपत। इसलिए गांव में ये भी कहते हैं भाई संपत संपत रखो रे, आपस में भाई भाई क्यों लड़ते हो? दो परिवारों में लड़ाई होती है, परिवारों में संपत नहीं है तो क्या करोगे रे? ये संपत धीरे धीरे हो गया संप। क्या हो गया? तो इस संप का मतलब भाईचारा है। संप का मतलब क्या है? तो भाईचारा सब है। आपसी एकता कब बढ़ेगी? जब आपस में क्या होगा? भाईचारा। पश्चिमी राजस्थान में सह को बोलते हैं है। सह क्या कहते हैं? इसलिए गांव में कहते हैं हम राखो रे, हम राखनो चाहिए, तो सह वहां जाके क्या हो गया? है। तो संप क्या बन गया? हम। बाकी संप का मतलब क्या होता है? भाईचारा। क्या होता है? अच्छा, भाईचारे का मतलब हुआ कि हम आपस में अब लड़ाइयां नहीं। तो आपस में यदि लड़ाई होगी तो आपस में लड़ाई होगी तो हमारी पंचायती मामला सुलझाएगी, हम राज्य के पास में नहीं। अपने हर गांव के अंदर पंचायतें बना लो, ये पंचायतें अपना मामला सुलझा लेगी। और लड़ाई होगी तो पुलिस आ जाती है, पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, अपने हर गांव में अपने कोतवाल होंगे। हर गांव में कौन होंगे? कोतवाल का मतलब पुलिस ही होता है। उस टाइम में पुलिस को क्या बोला करते थे? कोतवाल। इसलिए थाने को बोलते हैं कोतवाली। थाने कहते हैं कोतवाली। हिंदी में मुहावरे होते हैं कि उल्टा चोर, तो कोतवाल का मतलब क्या है? पुलिस, है ना। होता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर गएगा, है ना, कि सैया कोतवाल बन गए तो अब अपने को डरने की आवश्यकता। मेरा बालम थानेदार लिखो लिखो। इन्होंने गांव में पंचायतों की स्थापना की। ही स्टैब्लिश्ड पंचायत इन विलेज। इन्होंने गांव में पंचायतों की स्थापना की। ही स्टैब्लिश्ड पंचायत इन विलेज। तथा कोतवालों की नियुक्तियां की गई एंड अपॉइंटेड कोतवाल्स। तथा कोतवालों की नियुक्तियां की गई एंड अपॉइंटेड कोतवाल्स। कोतवालों की नियुक्तियां की गई। तो देख लो कितने काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में रखने के लिए क्या बना दिया? भगत पंथ। आपसी लड़ाइयां बंद करने के लिए क्या बना दी? संप सभा। हर गांव के अंदर क्या बना दी? पंचायत है। हर गांव में क्या नियुक्त कर दिए? इससे लोग जो होंगे वो ज्यादा लड़ाई करेंगे, कम करेंगे? और जब लड़ाइयां वगैरह कम होगी, समाज में भाईचारा बढ़ेगा, समाज में नैतिकता बढ़ती है, कम होती है? नैतिकता बढ़ने लगी। अच्छा, भगवान का नाम और ज्यादा लेते हैं, समाज में आध्यात्मिकता बढ़ती है, कम होती है? तो समाज का नैतिक उत्थान हुआ और आध्यात्मिक उत्थान हुआ। कौन कौन सा? मॉरल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लेवल पे हम ज्यादा भगवान के नजदीक गए, नैतिकता बढ़ गई समाज के अंदर। लिख लो, इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया था। ही डिड मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिल्स। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया था। ही डिड मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिल्स। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया था। He did moral and spiritual upliftment of hills. Upliftment, उत्थान। राइज लिख लो बोले, मॉरल एंड स्पिरिचुअल राइज ऑफ हिल्स। भीलों का कैसा उत्थान किया? नैतिक और कुल मिला के भीलों में सुधार करने का काम यदि कोई बंदे कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? अच्छा, किसी भी समाज में सुधार होता है उस समाज में राजनीतिक चेतना आती है। और उस दिन अपने बात कर रहे थे कि भाई बैंसला जी ने कहा कि पहले सामाजिक सुधार होंगे, और सामाजिक सुधार होंगे तो अपने आप समाज में क्या आ जाएगी? राजनीतिक चेतना। सेम ये बात कर रहे थे कि समाज में सुधार किए, समाज सुधार की राजनीतिक चेतना ही। चेतना ही। तो ये संप सभा जो है ये 1903 में अपनी पहली मीटिंग करती है। बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? उस मानगढ़ पहाड़ी पर पहला अधिवेशन होता है। किसका? मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? 1903 ईस्वी। लाइन छोड़ के लिखना ना, गोविंद गुरु के बारे में लिख लिया हमने, थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ के लिख। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी। 1903 ईस्वी में, 1903 एडी, मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा वाज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल। बांसवाड़ा लिख लेना कोष्टक में। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा वाज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा वाज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल।
मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा वॉज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल। अब इनके हर साल अधिवेशन होने लगे। 83 में बनी, 3 में पहला अधिवेशन किया, अब इनका हर साल 4, 5, 6, 7, 8 हर बार अधिवेशन होते। तो राजाओं के कान खड़े होने शुरू हो गए, अरे यार ये तो अपने खिलाफ बोलते हैं। भाई मीटिंग होगी तो मीटिंग में तो सरकार के खिलाफ ही बोला जाएगा। मैं कहूं आज कोई भी मीटिंग कर लो तो अपने केंद्र के खिलाफ भी बोलेंगे, राज्य के खिलाफ बोलेंगे, साहब वैकेंसी नहीं आ रही, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी बातें किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ है ना। महंगाई बढ़ गई, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दी, इस प्रकार की बातें केंद्र के खिलाफ है ना, सीधी सीधी सी बातें। तो ये बातें सरकार के खिलाफ होगी तो उस टाइम भी सरकार के खिलाफ बातें हुई तो सरकार के कान खड़े हुए। कहा गोविंद गुरु को पकड़ो। किसको पकड़ो? तो गोविंद गुरु समझदार निकले। गोविंद गुरु डूंगरपुर से चले गए गुजरात। राजस्थान खाली किया, गुजरात चले गए। गुजरात में एक रियासत पड़ती ईडर। कौन सी थी? उधर भी भील रहते, दोनों साइड में भील थे, इधर भी भील थे उधर भी भील थे। इधर वाले भील भी भगत थे, उधर वाले भील भी भगत थे। इधर वाले भक्तों में नहीं तो उधर वाले भक्तों में। देखो 1908 ईस्वी में, इन 1908 एडी, 1908 ईस्वी में, 1908 एडी, गोविंद गुरु ईडर चले गए थे। गोविंद गुरु मूव्ड टू ईडर। ईडर गुजरात में जगह पड़ती है ना। गोविंद गुरु ईडर चले गए थे। गोविंद गुरु मूव्ड टू ईडर। तथा यहां आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का संचार किया एंड इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस among ट्राइब्स हियर। तथा यहां आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का संचार किया एंड इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस among ट्राइब्स हियर। तथा यहां आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का संचार किया एंड इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस among ट्राइब्स हियर। तो आदिवासियों में चेतना आई। चेतना आई तो 1910 में यहां ईडर के अंदर एक जगह पड़ती है पालपट्टा। कौन सी जगह थी? पालपट्टा का जो सामंत था उसको इन भीलों के साथ में समझौता करना पड़ा। भीलों की मांग थी, 21 मांगे थी भीलों। कितनी मांगे थी? और 21 मांगों को उसको मानना पड़ा। तो ये सामंत यदि मांग मान रहा है जिसका कारण क्या है? भीलों का दबाव है। दबाव क्यों है? क्योंकि उनमें क्या आ गई? राजनीतिक चेतना। हिलाने वाला बंदा कौन है? लिख लो। 1910 ईस्वी में, इन 1910 एडी, 1910 ईस्वी में पालपट्टा के सामंत को, वहीं ईडर में जगह पड़ती है पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स। भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स। भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स। कोष्टक लिख लो 21 मांगे, 21 डिमांड्स। कितनी मांगे माननी पड़ी थी? 21 मांगे। कब गए थे ईडर? 2 साल के अंदर अंदर तुम्हारा राजनीतिक चेतना ही आ गई। पालपट्टा के सामंत को क्या करना पड़ गया? समझौता। इन दोनों लाइनों को बॉक्स में बंद करो। 1908 से लेके यहां तक इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये गुजरात की बात है, अलग से बात है, थोड़ी तो अलग दिखनी चाहिए आपको। अब ये बातें अपने वालों को पता चली कि भाई साहब अपने तो कुछ कर ही नहीं पाए। 83 में सम सभा बनी थी और देख लो उनके तो 2 साल तक आंदोलन चला और 2 साल में उन्होंने पालपट्टा के सामने घुटनों पे ला दिया। तो अपने वाली सम सभा को लगा गया यार अपने भी कुछ करते हैं। तो अपने वाली सम सभा ने 1910 में सरकार के सामने 33 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? कि हर 21 तो पालपट्टा वाले मनवा गए, तो अपने कितनी मनवाते हैं? देखो 1910 ईस्वी में, इन 1910 एडी, 1910 ईस्वी में 1910 एडी संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। सरकार का मतलब है डूंगरपुर के राजा को, बांसवाड़ा के राजा को, अंग्रेजों को, सबको लेटर देके भाई हमारी मांगे मानो। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान है देखो, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
but government did not pay attention on these demands. So government did not pay any attention on these demands. लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. But government did not pay any attention on these demands. सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान. अच्छा बताओ, आप कोई मांग करो, यदि नहीं माने तो आक्रोश बढ़ेगा घटेगा? पहले देखा यार, अगले साल मान लेंगे. 1911 में सभा हुई कि हाँ भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ. 1912 में सभा हुई, इस बार भी कुछ नहीं हुआ. तो 1913 में इनकी वापस सभा हुई. अब इस बार भगवान जन गोविंद गुरु ने कहा था कि नहीं कहा था? एक तो भीलों के पास में हमेशा एक हथियार तो एनी टाइम रहता है, तीर कमान. कौन सा रहता है? भील. शब्द व्हील से बना है. व्हील का मतलब भी क्या होता है? तीर कमान. तो तीर कमान तो भीलों के पास में थे. पर इस बार 1913 में भीलों के पास बाकी हथियार भी थे. किसी ने लठ ले रखा है, तलवार ले रखी है, भाला ले रखा है. छोटे छोटे टापरों के हाथ में चिमटार बेलन बाटेन लिए हुए भील उधर मानगढ़ पहाड़ी की तरफ जाए. अपने जैसा कोई मिला तो उसने भीलों को पूछा, अरे आज तो तैयारी में पूरे, किधर कैसे? कोई एक आधा भील बदमाश था, उसने कहा तुझे नहीं पता आज क्या होगा? ना, आगे मत बताना. नया देश बनाएंगे, भील देश. उसमें केवल भील रहेंगे, उसके अलावा कोई भी रहेगा. वो बापड़ा भाग के गांव गया, उसने कहा मराएंगे भील. सारे हथियार लेके और गए और ये करे हम कौन सा देश बनाएंगे? भील. तो जनता भाग के राजाओं के पास गई. राजाओं का भाई तुम टैक्स किस बात का लेते हो रे? तो राजाओं ने कहा तुम्हारी सुरक्षा का लेते हैं. हो गई सुरक्षा, और ये भील मारेंगे थोड़ी देर में आगे. भील कह रहे हमारे देश में केवल कौन रहेंगे? तो राजा अंग्रेजों के पास गए, हर साल टैक्स तो लेते हो, सुरक्षा के नाम पे टैक्स लेते हैं, हर साल बढ़ाओ और देते हो, करो सुरक्षा. अंग्रेजों ने कहा किससे करनी है बताओ सही, कौन बोल रहा है हमारे खिलाफ? बोल रहा है थोड़ी देर में सबसे पहले तुमको भगा भगा के मार. हम तो फिर भी क्या पता इनके देश के हमारे पर दया रहम कर जाए. तुम तो विदेशी हो, तुमको पक्के मैकमेसन बटन बना देंगे यहाँ पे. तो अंग्रेजों ने कहा हुआ क्या? पूरी बात होता कि मानगढ़ पहाड़ी पर भील इकट्ठे हो रखे हैं और वहां उनका अधिवेशन चल रहा है और वहां पे वो बात कर रहे हैं कि हम भील देश बनाएंगे, इस प्रकार की बातें. तो पुलिस भेजी गई. पुलिस ने चारों तरफ से पहाड़ी घेरी और घेरने के बाद में 2 कांस्टेबल भेजे ऊपर की, जाओ चेक करके आओ क्या है. अच्छा, कांस्टेबल वर्दी में थे. वर्दी के खिलाफ हमेशा जनता का गुस्सा फूटता है. वर्दी ये मानी जाती है कि सरकार का प्रतीक है. और जैसे 2 कांस्टेबल गए, एक आधा कोई उग्र आदमी रहा, उसने कहा यही है वो सरकार के लोग और यही सरकार है जो हमारी बातें नहीं. उनके पीछे भागे, एक बंदे को तो मार दिया वहीं पे. दूसरे बंदा जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ा गया, पर कपड़े उपड़े फट गए, नागा ही है नीचे. और उसने नीचे आकर के भाई साहब हालत खराब है, एक बंदे को तो मार दिया और मैं जिंदाबाद हूं. ये पुलिस को पता चला नीचे. आप पुलिस से डायरेक्ट जब पंगा लेते हो तो पुलिस बहुत बुरी है. सीधे सीधे पुलिस वालों पे हमला नहीं कर सकते आप. फिर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की. 1500 भील शहीद हुए थे. कितने लोग शहीद हुए थे? लिखो मानगढ़ हत्याकांड. मानगढ़ कहां पे पड़ता है? लिखो 17 नवंबर 1913. मानगढ़ मैसेकर कब हुआ था बताओ देखे. लिखो संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी. पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ संप सभा. संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी. पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ संप सभा. संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी. पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ सब सभा, असेंबली ऑन संप सभा. तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे. मोर देन 1500 भील्स वर मार्टेड इन इट. तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे. एंड मोर देन 1500 भील्स वर मार्टेड इन इट. तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे. इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान. इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान. इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है.
सुन ना, देखो और बात सुन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अपने वाले के 6 साल बाद। अपने वाले के 6 साल हिसाब से तो जलियांवाला हत्याकांड का नाम होना चाहिए पंजाब का मानगढ़ कांड। क्या होना चाहिए भाई? पहले अपने वाला हो गया, बाद में वो हुआ तो उसका नाम वो होना चाहिए। पर वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था वहां पे, और अंग्रेजों के राज में अखबार वगैरह बहुत जल्दी आने लग गए थे। अंग्रेजों के राज में थोड़ी एजुकेशन भी आ गई थी, इसलिए लोग समझदार भी हो गए थे। ऐसी बातों को उठाते भी थे, वहां पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गए थे, इसलिए जलियांवाला कांड हुआ, हाथों हाथ पूरे देश में हलचल मच गई। जब इतना बड़ा कांड हो गया, फायरिंग कर दी, ये कर दिया, और दूसरे दिन अखबार आ रहे हैं, अंग्रेजों को जांच समितियां बिठानी पड़ रही है, कांग्रेस जांच समितियां बिठा रही है, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, भाषणबाजियां हो रही है, पूरी दुनिया को पता चल गया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अपने वाला हो गया, होके खत्म हो गया, पता चला आजादी के बाद। पता कब चला? पहले बात दबदबा गई, इंटीरियर में आदिवासी इलाकों के अंदर कोई घटना हुई तो घटना दब गई, अखबार वगैरह अपने थे नहीं, को निकाल पाए नहीं थे। आजादी के बाद में जब इतिहास लिखने लगे तब पता चला रहे यहाँ पे इतने लोग मरे थे। तो कहा ये तो वैसा ही है जैसा जलियांवाला का। हाँ वैसा ही है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? राजस्थान का। आई समझ में? गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए गए। गोविंद गुरु और गोविंद गुरु के साथ में उनके एक चेले थे, पुंजा धीर जी। क्या नाम था? लिख लो, गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके लायर ला के कहा कि बाबा जी को फांसी लगाओ, गोविंद गुरु को फांसी लगा दो। लोगों ने कहा दिमाग खराब है, पहले तुमने इनकी बातें नहीं मानी, इस वजह से भील नाराज है, हत्याकांड कर दिया और नाराज है। बाबे को फांसी लग गई ना तो ये टूट के पड़ेंगे, इस बार सच में मारेंगे। तो क्या कहते हैं कि जेल में डालो यार, बात ठंडी मीठी करो ना, खत्म करो। तो बाबा जी को 20 साल की सजा सुना दी। कितने साल की? लेकिन बाद में केस चला तो कहा बाबा जी को 20 मत दो यार, 10 साल की सजा दे दो। कितने साल की हो गई? अब 10 साल की सजा में बाबा जी अंदर बंद। लेकिन 7 साल बाबा जी रहे, फिर देखा गया जेल में बाबा जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, तो 7 साल बाद बाबा जी को छोड़ दिया। पर बाबा जी से लिखवाया गया कि आइंदा से मैं कोई भी आंदोलन, बाबा जी ने कहा मैं तो इधर आऊंगा ही नहीं। लिखो, 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 वर्ष बाद आफ्टर 7 ईयर्स, गोविंद गुरु को छोड़ दिया गया था। गोविंद गुरु वॉज रिलीज। गोविंद गुरु को छोड़ दिया गया था, या गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया था, ज्यादा अच्छा शब्द होगा। गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया था। गोविंद गुरु वॉज रिलीज्ड। ये उधर गुजरात ही चले गए थे बाद। गुजरात में गांव पड़ता था कांबिया। कौन सा गांव था? अपना शेष जीवन वहां सत्संग किए, मजे किए वहां। लिख लो, इन्होंने अपना शेष जीवन कांबिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा था। कांबिया गुजरात में भाई। ही स्पेंट हिज लास्ट डेज या लास्ट टाइम पीसफुली एट विलेज नेम्ड कांबिया। इन्होंने अपना शेष जीवन कांबिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा था। ही स्पेंट हिज लास्ट टाइम पीसफुली या रेस्ट ऑफ द लाइफ पीसफुली एट विलेज नेम्ड कांबिया। गुजरात में कांबिया। इन्होंने अपना शेष जीवन कांबिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा था। ही स्पेंट लास्ट टाइम या रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पीसफुली एट विलेज नेम्ड कांबिया। कौन से गांव में गुजारा था? कांबिया। लाइन चेंज करके लिखो। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। गोविंद गुरु वो सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। गोविंद गुरु वो सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। गोविंद गुरु वो सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, तथा इनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। एंड हिज व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। तथा इनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। एंड हिज व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। ये भाई आपका भगत आंदोलन याद रहेगा। तो ये पूछ ले भगत आंदोलन के बारे में बताओ तो भी बता देना, कोई पूछ ले गोविंद गुरु के बारे में बताओ, है ना, इंटरकनेक्ट चीजें हैं दोनों, कुछ भी पूछा जाए दोनों के बारे में बताइए अपने बात। अगला आंदोलन लिखो, एक ही
एक ही आंदोलन, या इसको कहते हैं भौमट भील आंदोलन। भौमट भील मूवमेंट या एक ही मूवमेंट। एक ही मूवमेंट या बहुमत भील मूवमेंट। एक ही आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन। क्या नाम बताओ देखिए। दो नाम। पहले मैं दूसरे नाम पर आता हूं। भौमट भील ये बताना चाहता है, भौमट इलाके का नाम है, भील जनजाति है। तो भौमट क्षेत्र की भील जनजाति ने आंदोलन किया, इसलिए क्या हो गया भौमट भीलों में आपसी एकता बढ़ा के आंदोलन किया गया। आपसी एकता बढ़ी, इसलिए आंदोलन का नाम है एक ही। क्या नाम है? जिसको आप उधर संप बोलते हो, इसको इधर इन्होंने क्या कह दिया। तो ये उदयपुर के भौमट क्षेत्र में हुआ था। भौमट क्षेत्र में बेसिकली उदयपुर में दो तीन ये तहसीलें आती है। कुछ नाम सुने आपने? गोगुंदा, कोटड़ा, झाडोल। कौन कौन से क्षेत्र बताओ देखिए। गोगुंडा, कोटड़ा और झाडोल। इन क्षेत्रों में कौन सा आंदोलन हुआ? एक ही आंदोलन या बहुमत। दो जनजातियां बेसिकली, बड़ी जनजाति तो भील है, पर एक छोटी संख्या में एक जनजाति और होती है, ग्रासिया। कौन से रहते हैं? तो ये आंदोलन दो जनजातियों द्वारा किया गया। कौन कौन सी? देखो, बहुमत क्षेत्र में, इन बहुमत एरिया और बहुमत क्षेत्र के कोष्टक में तीनों नाम लिखना, गोगुंदा, कोटेड़ा, झाड़ोल। बहुमत क्षेत्र में इन बहुमत एरिया, उदयपुर में है ना। बहुमत क्षेत्र में इन बहुमत एरिया, गोगुंदा, कोटेड़ा और झाड़ोल। बहुमत क्षेत्र में इन बहुमत एरिया, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। आपको याद हो तो हमने एक जगह पढ़ी थी, मातृकुंडिया, पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है। यह आंदोलन उस जगह से शुरू हुआ था। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। कहां है मातृकुंडिया? दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। उधर खालसा वाला जो आंदोलन था, उसके नेता कौन थे? गोकुल जी। याद है? गोकुल जी ने इस आंदोलन को, ये दोनों पैरेलल है, साथ साथ चल रहे हैं एकदम, लिख लो। गोकुल जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। समझ जाओगे ना गोकुल जी कौन है? देख लो, गोकुल जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट। गोकुल जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट। मतलब इधर उदयपुर की तरफ जाट किसानों का आंदोलन चल रहा है, उधर भौमट के अंदर भील ग्रासियों का आंदोलन चल रहा है। नेता कौन थे निकले? नेता मोतीलाल तेजावत। थोड़ी बातें मोतीलाल जी के बारे में पढ़ते हैं अपने। मोतीलाल जी का जन्म उदयपुर में एक जगह पड़ती है, कोल्यारी। कौन सी जगह? कोल्यारी नाम करके गांव पड़ता है उदयपुर में। यहां पर एक ओसवाल परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? जैन जैन बाणीय थे, ओसवाल थे। लिखो, इनका जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी, उदयपुर में। इनका जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी। इनका जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी। इनका जन्म ओसवाल परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। ओसवाल साबुन लगाई होगी कभी? गांव में साबुन का बट्टा था।
ओसवाल कपड़े धोने की, पर गांव में तो उसी से कपड़े धो लेते हैं, उसी से सिल्की सिल्की बाल उसी से रह जाते हैं, है ना। मेरे कभी समझ में नहीं आया कि यार गांव में यार नहाने वाली साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन से नहाते थे और कभी बाल नहीं झड़े, है ना। और बाद में जैसे जैसे करना शुरू किया कि मैं तो यहाँ जयपुर में आया न, तब पता चला कि जयपुर आया न कहीं हेयर कट करवाने के लिए गए, और जो हेयर कट वाले भैया थे उन्होंने कि तेल लगाते हो, मैं कहा हाँ। बालों में तेल लगाते हो? नहीं लगाना चाहिए। तो सीरम आता है, सीरम लगाना चाहिए। तो समझ में आया कि यार ये मम्मी बचपन में यूं चौपड़ चौपड़ के पट्टे बनाया करती थी, वो गलत था मतलब। दोबारा आपने बिना तेल के गए इस बार भैया ने वापस खा गए। शैम्पू नहीं करते? मैं शैम्पू लुगाइयां करती है, आदमी का काम थोड़ी होता है। मगर नहीं नहीं, बालों की केयर सबको करनी होती है, लड़कियों को भी करनी होती है, लड़कों को। और आप शैम्पू लगाया कीजिए, ठीक। तीसरी बार वापस गए तो भैया ने वापस देखा, साबुन लगाते हो? मगर हाँ। तो मैंने कहा था शैम्पू लगाना था, मैं पहले साबुन लगाता हूँ फिर शैम्पू लगाता हूँ यार। उनका साबुन नहीं लगानी होती। तो अपन ने साबुन बंद की उधर कि भाई चलो इधर साबुन नहीं लगे, तो भी बाल झड़ रहे हैं। मगर पहले सब कुछ लगा रहे थे तब कुछ भी झड़ नहीं रहा था। अब आपने सारे, भैया ने सारे बता दी तो भी झड़ने लगे। फिर भैया के बाल वाला तो पूरा हो गया, टेस्टिंग पूरी हो गई, झाड़ दिए बाल तो उन्होंने। बाद में बयान दोबारा गया तो बयान दोबारा कहा कि चेहरे पे भी तेल लगाते हो? मैं क्या, ऑब्वियस सी बात है, बिना तेल लगाए यार यूं लगता ही नहीं कि चेहरा अजीब सा लगता है। कौन सा सरसों गांव से लाया हुआ चौपड़ के आता हूं मैं ढंग से डेली एकदम। चेहरे पे तेल नहीं लगाते। और तभी है ना आपका चेहरा ये ब्लैक हो रहेगा। मगर ओए ये कंपनी कलर है तुझे क्या लगता है ये तेल से हुआ? ये कंपनी कलर है भाई साहब, फैक्ट्री ऐसी है इसमें सुधार के। मैं पश्चिमी राजस्थान का हूँ, टिपिकल चूरू के गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे से कैसे कलर की अपेक्षा कर सकता हो? फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भैया बावड़े बनाते हैं, भैया को अपने प्रोडक्ट बेचने होते और कुछ भी करना। तो मुझे लगा कि यार बचपन में ओसवाल साबुन थी, उसी से अपने कपड़े धोते, उसी से नहा लिया करते। ये जो नहाने वाली साबुन होती है इसको गांव में बोलते सुगंध वाली साबुन है, सोरम वाली साबुन है, सोरम वाली। और कोई मामा जी फूफा जी टाइप के बंदे आते उनके लिए साबुन निकालते। और मेरे को भी याद है कि टाबरों को देते, ले ले मामा जी नहा रहे हैं, देख के आते अरे इसमें सुगंध जोरदार है। अरे वेट करते कि मामा जी नहाए या फूफा जी नहाए, इसके बाद अपने भी जाके नहाएंगे, आज सोरम वाली साबुन अपने लगाएंगे। पर मम्मियां उठी खोड़ ली हुआ करती, जैसे मामा जी नहाए पॉलिथीन में पैक करके वापस बन। अब अगली बार तभी ये साबुन बाहर आएगी जब वापस मामा जी आएंगे। तो मैं ओसवाल जब भी नाम आता है मेरे दिमाग में वो साबुन ही आती है। इसलिए यार ओसवाल अपने तो कुछ देखा नहीं। तो ये 3 जगह बताई मैंने। तो मोतीलाल तेजाब झाड़ोल ठिकाने में काम करते हैं। कौन से ठिकाने में? लिखो, यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। ही सर्व्ड इन झाड़ोल ठिकाना। यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। ही सर्व्ड इन झाड़ोल ठिकाना। यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते। तो देखो मैंने बताया था माणिकलाल वर्मा कौन से ठिकाने में करते? बिजोल। ये कौन से में करते? झाड़ोल। तो मोतीलाल तेजाब का जन्म कौन से गांव में हुआ? कोल्यारी। कौन से परिवार में, कौन से ठिकाने में काम करते? लेकिन बाद में जब देखा गया जनजातियों की हालत खराब है तो ठिकाने की नौकरी छोड़ दी, आंदोलन में क्या हो गए शामिल। और इन्होंने जनजातियों कहा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी रे, तुम पहले रिटर्न में बताओ तुम्हारी क्या क्या मांगे है। तो इनकी मांगे लिखी, 21 मांगे थी। कितनी मांगे थी? और 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। किसके सामने रखी? उन 21 मांगों का जो लेटर था उसका नाम है मेवाड़ की पुकार। क्या नाम है? कि हे राणा जी, इन 21 मांगों में आपको कौन पुकार रहा है? मेवाड़। लिखो, इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। He presented 21 demands before महाराणा ऑफ मेवाड़। 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। He presented 21 demands before महाराणा ऑफ मेवाड़। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। These demands are called as मेवाड़ की पुकार। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 20 before महाराणा ऑफ मेवाड़। He presented 21 demands before महाराणा ऑफ मेवाड़। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। These demands are called as मेवाड़ की पुकार। मांगों क्या कहा जाता है?
हालांकि ज्यादातर मान ली थी जी, 21 में 18 मान ली थी, कितनी मान ली थी, पर इन्होंने का नाम ऐसा पूरी साडा हक लिखो। सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, सभी मांगों का स्वीकार नहीं किया गया। ऑल डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, नहीं किया गया था, वर नॉट एक्सेप्टेड, ऑल डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड, सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था। अतः धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। सो ग्रेजुअली मूवमेंट स्प्रेड इन अदर एरियाज। अतः धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। सो ग्रेजुअली मूवमेंट स्प्रेड इन अदर एरियाज। अतः धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। सो ग्रेजुअली मूवमेंट स्प्रेड इन अदर एरियाज, अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। जैसे इलाकों के नाम लिख लो, जो मेवाड़ में चल ही रहा था, वागड़, सिरोही, ईडर, विजयनगर, कौन कौन से क्षेत्रों में फैल गया बताओ देखिए। वागड़, सिरोही, ईडर और ईडर विजयनगर गुजरात में, वागड़ अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही तो समझ गया, तो मेवाड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली साइड में फैल गया और मेवाड़ की सिरोही साइड में फैल गया, उधर गुजरात में फैल गया। गुजरात में कौन कौन सी रियासत है, ईडर और विजयनगर। अगला लिखो, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा में से करिए, नीमड़ा गुजरात में ही है, विजयनगर रियासत में एक जगह। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा में से कर, गुजरात में भाई। छह मार्च 1922। वही भीलों की एक मीटिंग हो रही थी, पुलिस फायरिंग कर देती है, 1200 से अधिक भील शहीद होते हैं। लिखो, भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली, तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। एंड मोर देन 1200 भील्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोर देन 1200 भील्स वर मार्टेड इन इट। 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोर देन 1200 भील्स वर मार्टेड इन इट। मोतीलाल तेजाब फरार हो गए। लिखो, मोतीलाल तेजाब वो जिसके अब मोतीलाल तेजाब ने कहा अपने चप्पलें हाथ में लो। मोतीलाल तेजाब फरार हो गए। मोतीलाल तेजाब वो जिसके अब मोतीलाल तेजाब क्या हो गए, फरार हो गए। 7 साल फरार चले, 1922 में फरार हुए, 1929 तक फरार ही रहे। गांधी जी ने समझाया मोतीलाल जी को कि मोतीलाल जी सरेंडर कर दो, पुलिस का भरोसा नहीं है कब कटका निकाल जाएगी। तो 1929 में जाके ईडर में आत्मसमर्पण किया था। कहां पे किया था, 1929 ईस्वी में, इन 1929 1929 ईस्वी में, इन 1929 गांधी जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ गांधी जी, गांधी जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ गांधी जी, मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। मोतीलाल तेजावत सरेंडर्ड एट ईडर। मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। मोतीलाल तेजावत सरेंडर्ड एट ईडर। मोतीलाल तेजावत ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। कहां पे कर दिया, ईडर वालों ने पकड़ा, कौन है भाई, मोतीलाल तेजावत, कहां क्यों, कोलजारी। अच्छा मेवाड़ क्यों, मेवाड़ वालों को दिया, भाई बंदा कौन है, उन्होंने कहा रहे कई दिनों से तलाश है इस आदमी, चलो भाई जेल में डाल दो। अब 7 साल हो गए जेल में। कितने साल हो गए। गांधी जी के एक पीए हुआ करते, उनका नाम था मणिलाल कोठारी। क्या नाम था, गांधी जी ने मणिलाल जी को भेजा कि मणिलाल जी जाओ यार, जाके पता तो करो मोतीलाल जी वाला मामला क्या हुआ। मणिलाल जी आए, मोतीलाल जी से पूछा कि मोतीलाल जी क्या हालचाल है, हालचाल खराब है यार, तुमने कहा सरेंडर कर दो, कर दिया,
7 साल से अंदर बैठा हूं यार, पहले बाहर तो बैठा था, मौत आती तो कभी आ जाती यार, जेल में तो नहीं रहना पड़ता। तो मणिलाल जी ने कहा चलो मैं बात करता हूँ। मणिलाल जी ने मेवाड़ के राजा से बात की कि यार अब छोड़ दो बंदे को, इसने तो कुछ किया नहीं था, उल्टा आपने गोलियां मारी है लोगों को। तो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करो, जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा कर लेंगे। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को बोलते महाइंद्राज सभा। क्या बोलते, क्या नाम था मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट का? तो महाइंद्राज सभा में एप्लीकेशन लगाई गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट मोतीलाल तेजावत को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मोतीलाल तेजावत लिख के दे दे कि मैं आइंदा से कोई आंदोलन नहीं करूंगा, तब तो हम छोड़ दें, वरना तो हम नहीं छोड़ेंगे। भाई कानूनी कार्रवाई तो रिटर्न में मांगती है। मणिलाल कोठारी ने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि मोतीलाल जी को लिख के दे दे। तो उनका फिर ठीक है, तो मोतीलाल जी अंदर बैठे रहो, कई दिन और बैठे रहेंगे, सजा खत्म होगी तब छोड़ देंगे हम। मणिलाल जी आए मोतीलाल जी के पास और आकर तुम्हारे महेंद्रा सभा का दिमाग खराब हो गया, और वो कह रहा है कि मोतीलाल जी को लिख के देना पड़ेगा, आंदोलन नहीं करेंगे। मैंने कह दिया मोतीलाल जी लिख के तो आज दिन कल दे। मोतीलाल जी ने कहा कागज ला फटाफट लिखो। 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, किसने इंटरवीन किया? गांधी जी के पीए थे मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। महाइंद्राज सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत। महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। महाइंद्राज सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत। महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। तथा इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। चरखा काटते न मजे करते। तथा इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। एंड ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी।